नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरिनगर में डीटीसी के बहुस्तरीय इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो का शिलान्यास किया है, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली को मिली ये सौगात राजधानी की परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा देगी। नई तकनीक से सुसज्जित ये सेल्फ सस्टेनेबल बिल्डिंग अपने खर्चे स्वयं वहन करेगी, जिससे सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा और इस अत्याधुनिक केंद्र में 400 से भी अधिक विद्युत बसों की पार्किंग और चार्जिंग की सुविधा होगी। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए क्लीनिंग और साथ ही कार्यालय, डॉर्मेट्री, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। दिल्ली के हरिनगर में डीटीसी बस डिपो का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की है। डिपो का शिलान्यास भी किया है। का शिलान्यास कर रहे हैं। पहला दिन, पहला नवरात्र और डीटीसी के इतिहास में एक माइलस्टोन कहा जाने वाला आज का ये शिलान्यास का कार्यक्रम। सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही मन से सजाने और संवारने वाले हमारे परिवहन मंत्री भाई पंकज सिंह जी, इस विधानसभा के विधायक और हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, बहुत डायनेमिक ऑफिसर राय जी और बहुत ही अच्छे टीम वर्क के साथ काम कर रहे हमारे एमडी डीटीसी प्रिंस धवन जी और विश्वेंद्र सिंह जी, और साथ उपस्थिति है एनडीसी के एमडी केपी महादेव स्वामी जी। तो सारी बधाई देते हैं सबकी ताली बजाओ। आप सब 3 मंजिला बस डिपो, इसकी कैपेसिटी लगभग 400 बसेस की रहेगी, जिसमें चार्जिंग स्टेशन होंगे 80 के करीब, जो कि मात्र 40 मिनट में बस को चार्ज कर देगी। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, नई टेक्निक के साथ, कमर्शियल एवेन्यू के साथ एक सेल्फ सस्टेनेबल बिल्डिंग जो अपना खर्चा खुद उठाएगी, सरकार को उसमें कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। न केवल 250 बसेस की जगह 400 बसेस वहां पर खड़ी हो पाएंगी, बल्कि चार्जिंग ले पाएंगी, उनकी क्लीनिंग से लेकर के सारी फैसिलिटी उनको मिल पाएगी। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, मॉल भी रहेगा, हमारे डीटीसी के ऑफिसर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए वहां पे ऑफिस भी रहेगा, डॉर्मेट्री भी रहेगी। हर तरह की सुविधा से सुसज्जित ये बस डिपो अपने आप में दिल्ली में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। छत पे बड़ा सोलर पैनल, जिससे कि ऊर्जा का जनरेशन होगा और पूरी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग की तरीके से डेवलप की जाएगी। मैं सच में अपने विभाग के अधिकारियों को बधाई देती हूं कि लगातार फॉलोअप करते हुए इस प्रोजेक्ट का आज ये दिन आ पाया कि इसका शिलान्यास हो रहा है। और महादेव स्वामी जी को मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई एक नवरात्र बीच में छोड़ दो अगले वाला, उससे अगले नवरात्र पे उद्घाटन भी का कार्यक्रम करवाना। जोरदार ताली बजा दो, जल्दी जल्दी करवाना, ताकि सबको बढ़िया एसी ऑफिस मिल सके। किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर होना बहुत जरूरी है। और
और मुझे खुशी इस बात की भी है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो 15 दिन का सेवा पखवाड़ा घोषित किया, 15 दिन 75 सेवा, और आज हम उसी श्रृंखला में अपने इस बस डिपो का शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसी अनेकों परियोजनाएं इस सेवा पखवाड़े में हमने दिल्ली की जनता को समर्पित की। मात्र 7 महीने की आपके द्वारा चुनी हुई सरकार ने दिन रात एक करके हर दिशा में, हर सेगमेंट में काम करते हुए कैसे दिल्ली को बेहतर बनाया जाए और कैसे हमारे इस राज्य के निवासियों का जीवन सुलभ किया जा सके, इस दिशा में काम किया है। और डीटीसी जो हमारे इस राज्य की लाइफलाइन थी, पिछली सरकारों के कार्यकाल में जो पूरी तरीके से घाटे में डुबो दी गई, 65,000 करोड़ का घाटा, जो कि सरकार का 1 साल का बजट होता था, उतना तो मात्र डीटीसी का घाटा किया गया। कई बार मुझे लगता है कि उनकी मंशा थी ही नहीं कि डीटीसी सरवाइव करे, और इसीलिए उन्होंने अनेक प्रकार की गड़बड़ें की और हमने आते ही उसे उजागर किया और अपने पहले ही हाउस में सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करी डीटीसी के ऊपर, ताकि वो सारी धांधलियां सामने आ सके, जिसके कारण से आज डीटीसी की ये दुर्दशा हुई। साथियों, इस दिल्ली को आगे लेके जाने के लिए, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए इस शहर की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। और युग पुरुष महाराजा अग्रसेन जी पावन जयंती के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें सादर नमन किया और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही ये भी कहा कि महाराजा अग्रसेन ने अपने आदर्श जीवन से समाज में समानता, बंधुत्व, अहिंसा और परोपकार की भावना को प्रबल किया है। उनका जीवन दर्शन ये सिखाता है कि समाज की उन्नति तभी संभव है जब हम सब एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। उनकी विरासत आज भी हम सभी को न्याय, समरसता और सहयोग के मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा देती है। सीएम रेखा गुप्ता ने शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन जेल रोड स्थित संतोषी माता मंदिर में जाकर मां के चरणों में प्रणाम किया है। इस दौरान उन्होंने माता रानी से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि, जनता के कल्याण की कामना की। सीएम ने कहा कि नवरात्रि का ये पावन पर्व श्रद्धा, शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मेरी प्रार्थना है कि मां संतोषी का आशीर्वाद हर घर में संतोष, शक्ति और समृद्धि का संचार करे। शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और इसी पावन अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दी और कहा कि शक्ति उपासना के महापर्व नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये 9 दिन श्रद्धा का दीप जलाने, भक्ति का पुष्प चढ़ाने और मां दुर्गा के चरणों में अपना मन अर्पित करने का समय है। मां आघा शक्ति की आराधना से जीवन में साहस, धैर्य और ऊर्जा का संचार होता है। उनकी कृपा से हर हृदय में मंगल विचार जागृत हो रहे हैं और हर घर में सुख समृद्धि का वास हो रहा। साथ ही हर पद पर प्रकाश का संभल मिला और इसे नवरात्रि मां दुर्गा हम सबको शक्ति और समृद्धि का वरदान दे। जय माता दी। सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग स्थित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित कलश यात्रा में शामिल हुई। सीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों से इस पावन यात्रा में शामिल हो रही हूं और हर बार यह अनुभव नई ऊर्जा और आत्मिक शांति का संचार करता है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है और कलश यात्रा उसी परंपरा का सामूहिक स्वरूप है।
ये मां दुर्गा की स्तुति और शक्ति उपासना का प्रतीक है, जहां हर कदम में भक्ति, एकता और संकल्प की धारा प्रवाहित होती है। इसी श्रद्धा और आस्था की भावना के साथ क्षेत्र में भव्य छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा। आध्यात्मिक ऊर्जा के इस पर्व के साथ ही दिल्ली नेक्स्ट जेन जीएसटी बजट उत्सव की भी साक्षी बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक कर सुधारों ने हर परिवार को राहत दी है, हर व्यापारी को नए विश्वास और अवसर का संबल प्रदान हुआ है। जैसे नवरात्रि हमें शक्ति और समर्पण की प्रेरणा देती है, वैसे ही ये पहल आर्थिक सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रख रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने श्रीनगर स्थित तोताराम बाजार में आयोजित जीएसटी बजट उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों के साथ संवाद किया है और हाल ही में घोषित जीएसटी दरों से बदलाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हुए नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। इन सुधारों के तहत रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे देश के 140 करोड़ नागरिकों को राहत मिलेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित एक किताब का विमोचन करते हुए कहा, इस नवरात्रि पर आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। हम सभी महिलाओं के समान अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश में महिलाओं ने अधिकार हमेशा समान से भी अधिक है। And this Navaratri is one, it inspires everyone. And we are all talking about equal rights for women. But there is no equal right. But it is more than equal for women in this country all the time. There is no single festival. There are so many festivals we celebrate every year, every month. But there is no single festival that has been continuously celebrated for 9 consecutive days. That is only for goddess, not for God. That is way that our society has been designed, and we have got the great tradition of giving that first respect to the mothers. And after assuming the office of the Vice President of India, this is my very first public function, and that too on the Navaratri day, that too of releasing the तो नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हुआ है, जो कि 9 दिनों तक पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाएगा। संस्कृत में नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रे। ये पर्व देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना को समर्पित है। हर दिन मां दुर्गा के एक अलग स्वरूप की उपासना की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। देश भर में मंदिरों को सजाया गया है और भक्त उपवास, पूजा पाठ, गरबा जैसे सांस्कृतिक आयोजन में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि उद्योगों को राहत देने, व्यापार को बढ़ावा देने, कर दरों को सरल बनाने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जीएसटी सुधार किए गए हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि जीएसटी में केवल 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हरदीप पुरी ने कहा, सरकार द्वारा किए गए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इन सुधारों से न केवल व्यापारिक माहौल बेहतर होगा, बल्कि लोगों के बीच में खुशी और उत्साह भी बढ़ा। हरदीप पुरी ने कहा कि जीएसटी में किए गए बदलावों का सीधा असर देश की विकास दर पर पड़ेगा और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 0.8% की वृद्धि हो सकती है। उनका मानना है कि इन सुधारों से टैक्स संरचना सरल होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, कारोबारियों को भी सहूलियत मिलेगी। सरकार का दावा है कि नए जीएसटी सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में HSN कोड के मानचित्रण पर मार्गदर्शन पुस्तक का अनावरण किया और यह पुस्तक सरकार के कई विभागों 31 मंत्रालयों को 12,000 से अधिक HSN कोड के सुसंगत आवंटन में मदद करेगी। यह कदम व्यापार प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली में जमीन से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल दिल्ली के कृष्णानगर में रहने वाले युवक पंकज शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को कोई और अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा। उन्होंने दावा किया कि इसको लेकर उन्होंने प्रशासन पर का भी दरवाजा खटखटाया, जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनके पास जमीन से जुड़े सारे वैध दस्तावेज हैं। ये जमीन उनकी माताजी के नाम थी, जो कि अब उनके नाम है। पंकज ने न्याय की गुहार लगाई है, मांग की है कि जिन लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी बिना जानकारी है मेरी संपत्ति पर, जो कि मेरे नाम इसी मार्च के महीने में मेरी माताजी ने की है और माताजी स्वस्थ हैं, जिंदा हैं। मुझे पता लगा कि कुछ भूमाफिया मेरी संपत्ति पर हमारी बिना जानकारी के उस पर आपस में केस लड़ रहे हैं। ठीक है, इसके संबंध में मैंने जो है लिखित शिकायत SHO कृष्णानगर, DCP ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस को स्पीड पोस्ट से भेजी। उसके बाद 16 जून की एक घटना घटी। मैं जब वहाँ अपने उसके प्रॉपर्टी में सफाई करवा रहा था, क्योंकि कब्जे में है हमारी प्रॉपर्टी, तो सफाई करवा रहा था। वहाँ पे आकर गए, उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया, जिसकी मैंने 112 पे कॉल करी। 112 कॉल होने के बाद जो हमारे IO पॉइंट हुए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, सर ऐसा बात है, ये लोग ये प्रॉपर्टी में जो केस लड़ रहे हैं वो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। अगर आपको है तो मेरे उनके कागज चेक कराए जाए, जिससे पता लग जाएगा कागज किसके नकली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कराया गया, क्योंकि मैंने जो RTI से जानकारी ली उसमें मेरे कागज चेक ही नहीं कराए गए, ना उनके कागज चेक कराए गए ना मेरे कराए गए। आपने कहाँ का शिकायत? मैंने जी SHO कृष्णानगर, DCP भोलानाथ नगर और कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैंने इसकी लिखित शिकायत की है। और मैं इसके संबंध में CM रेखा गुप्ता के भी ऑफिस गया था, लेकिन मेरा किसी कारणवश वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। क्या आप आगे क्या मांग करते हैं? जी, मैं ये मांग करता हूँ ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसके अनुरूप उनको दंड दिया जाना चाहिए, ताकि उन्होंने, क्योंकि कहीं मेरे जैसे के साथ ही किसी और के साथ भी उन्होंने ऐसा गलत किया होगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मेरी प्रॉपर्टी को केवल उन्होंने नंबर यूज किया है, उनका प्रॉपर्टी कोई लेना देना नहीं है मेरी प्रॉपर्टी से। बक्करवाला टोल को लेकर गांव देहात का विरोध तेज होता जा रहा, तो वहीं अब गांव देहात के लोगों ने इस मुद्दे पर टोल मुक्त की मांग को लेकर हल्ला बोल दिया है, जिसके तहत 360 खाप पंचायत द्वारा रविवार को बड़े स्तर पर महापंचायत की गई है। यह महापंचायत 360 खाप पंचायत के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में की गई है और साथ ही इस महापंचायत में बड़ी संख्या में गांव देहात के लोग शामिल हुए। इस महापंचायत के माध्यम से टोल फ्री करने को लेकर आह्वान किया गया। महापंचायत में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विधायक गजेंद्र दराल और अन्य लोग भी पहुंचे। देखिए, निर्णय हुआ है कि बुधवार का सरकार की तरफ से ये संदेश आया था कि बुधवार को 2 बजे को हमारी मंत्री से मुलाकात है और वहां से कुछ समाधान होने का जो है हमारा वो है। अगर हमारा समाधान हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा उसी दिन हम आगे की रणनीति करके और आगे का फैसला लेंगे। चाहे टोल को यहाँ से उखाड़ना की बात हो, चाहे वहां पर धरना देने की बात हो, वो एक निष्कर्ष जो पंचायत का निकलेगा वो होगा। और आपने देखा सबसे ज्यादा खूबसूरती पंचायत की कि यहाँ पर किसी एक आदमी का फैसला नहीं था, यहाँ सब लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और सबकी रजामंदी से फैसला हुआ कि बुधवार का। अब तक तो सरकार गांव देहात को कुछ समझ ही नहीं रही थी, गांव देहात के लोगों से बात नहीं कर रही थी। आज सरकार को मजबूर होना पड़ा और सरकार ने आकर जो है बुधवार की 2 बजे की मीटिंग का समय तय किया है और वहां पर जाकर आगे की रणनीति। लगातार पंचायत महापंचायत या फिर विरोध प्रदर्शन की बात करें, लेकिन अभी तक कुछ भी अगर देखा जाए तो स्थायी समाधान नहीं निकला। तो स्थायी समाधान के लिए ही सरकार प्रस्ताव लेके आई थी कि भाई बुधवार को 2 बजे की मीटिंग उन्होंने मंत्रिमंडल के साथ हमारी रखी है और वहां पर हम लोग एक डेलीगेशन कमेटी के लोग जाएंगे और वहां पर अपनी बातचीत रखेंगे और जो समाधान वहां पर निकलेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।